गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट्स फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि अनेक समाजशास्त्रियों व विचारकों ने सामाजिक परिवर्तन के कारणों को समझने का प्रयास किया, फिर भी सामाजिक परिवर्तन का संबोध भ्रांति का विषय बना हुआ है। किसी समाजशास्त्री ने परिवर्तन का केवल एक कारण माना है तो किसी ने एक से अधिक, किंतु सामाजिक परिवर्तन जैसे जटिल विषय का सही निराकरण किसी एक कारण से नहीं कर सकते। सामाजिक परिवर्तन के पीछे अनेक कारण होते हैं, क्योंकि समाज की प्रकृति बड़ी जटिल है जो मात्र एक कारण से परिवर्तित नहीं हो सकती। अतः हम संक्षिप्त रूप में सामाजिक परिवर्तन के कारणों की चर्चा करें तो उसको विभिन्न रूपों में हम 5 भागों में देख सकते हैं। प्राकृतिक कारकों के रूप में किस तरह से परिवर्तन देखा जाता है, जनसंख्यात्मक कारक किस तरह से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, प्राणी शास्त्रीय कारक सामाजिक परिवर्तन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, प्रौद्योगिकी कारक भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक कारक जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। संक्षिप्त में हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कारक समाज में परिवर्तन लाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक कारकों की, क्योंकि अनेक परिवर्तन स्वभाव निश्चित रूप से प्राकृतिक कारणों से होते हैं, यानी प्रकृति समाज को परिवर्तन की प्रेरणा देती है। जैसे हम उदाहरण लें, जब भूकंप आता है या बाढ़ आती है या अनावृष्टि होती है, उस समय बहुत से परिवार उजड़ जाते हैं, अनेक सामाजिक संबंधों का विघटन हो जाता है, नए संबंध बनते हैं जिनमें परिवार, संस्था, विवाह की संस्था, नातेदारी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। कई बार प्राकृतिक विपदाओं से भौगोलिक गतिशीलता का विकास होता है, जिससे व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता में रंग जाता है। अनेक जगह जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ लोग पानी को ईश्वर के समान समतुल्य समझते हैं, जिससे वहाँ के धर्म में परिवर्तन हम देख सकते हैं। यानी प्राकृतिक विपत्ति के समय सामाजिक मूल्यों का ढांचा भी बिखर जाता है। जैसे हम बात करें, अरब की अनेक जनजातियां जब रेगिस्तान में भटकती हुई भोजन और पानी की तलाश में इतनी दूर चली जाती हैं कि वे अपनी जनजातियों से हमेशा के लिए बिछुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी जो मूल जनजाति से जो आपस में विवाह परिवार संबंध स्थापित होते हैं वो नहीं हो पाते, तो उसे अन्य लोगों से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। यानी इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रकृति मनुष्य को उसकी मूल्यों, संस्थाओं और धर्म में परिवर्तन के लिए बाध्य करती है। इसी तरह जब हम प्रकृति व्यक्ति पर प्रसन्न होती है तो अधिक वर्षा होती है, अच्छी फसल होगी, बाढ़ से नुकसान भी नहीं होगा, तो तब लोग प्रसन्न होंगे। ऐसी स्थिति में समाज के लोग निकट आने का प्रयास करते हैं, जिससे सामाजिक उत्सव, मनोरंजन के क्षेत्र में वृद्धि होती है तथा समाज में निकटता आती है। जैसे दुर्खाइम के शब्दों में हम बात करें तो वो कहते हैं समाज में एकता बढ़ती है, संघर्ष कम होते हैं, और ऐसे संस्थाएं सशक्त होती हैं जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने का काम करती हैं। तो प्राकृतिक कारक समाज में न केवल सहभागी कारकों के द्वारा परिवर्तन लाते हैं, अपितु असहभागी कारकों के द्वारा भी परिवर्तन लाते हैं। अतः ये प्रकार्यात्मक व अप्रकार्यात्मक दोनों प्रकार से परिवर्तन लाते हैं। प्राकृतिक कारणों के महत्व को स्वीकार करते हुए हंगिंगटन ने तो कहा कि जलवायु में परिवर्तन होने से सभ्यता, संस्कृति में परिवर्तन होने लगता है।
इसी तरह जूलियन हक्सले ने भी जलवायु और भूमि का संबंध सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक कारक मनुष्य के मूल्यों को, समाज के मूल्यों को, संस्थाओं को, उसके स्वरूप को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्रकार्यात्मक रूप से प्रभावित करे या अप्रकार्यात्मक रूप से प्रभावित करे। दूसरा कारक जिसकी बात हम करें तो वह है जनसंख्यात्मक कारक। जैसा कि हम विश्व के इतिहास को देखें तो हम देखते हैं कि जनसंख्या भी सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जैसे जिस समाज में जनसंख्या अधिक होगी वहाँ उतनी गरीबी का विकास होगा। गरीबी बढ़ेगी तो संघर्ष बढ़ता है, परिणाम स्वरूप समाज में तनाव होगा। जनसंख्या के बढ़ने से देशागमन होते हैं, परिणाम स्वरूप संस्कृतियों का आदान प्रदान भी बढ़ता है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में जनसंख्या की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ परिवार नियोजन का विकास हुआ। यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण ही परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब इस पद्धति का पारिवारिक संबंधों, विवाह के प्रति दृष्टिकोण पर भी प्रभाव पड़ा। इसी तरह से जब हम देखते हैं एकाकी परिवारों की कमी के साथ विवाह और तलाक की सुविधाएं बढ़ी, पति पत्नी के संबंध, माता पिता के प्रति संतान का संबंध, परिवार के आर्थिक आत्मनिर्भरता आदि सब में परिवर्तन हो रहे हैं। जब जनसंख्या अधिक होती है तो संघर्ष बढ़ता है, जिससे योग्य आदमी ही जीवित रह पाते हैं। जैसा कि डार्विन का प्रकृति पर वो नियम लागू होता है। यदि जन्म दर घट जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाती है तो देश की जनसंख्या घटती चली जाती है, जिससे समाज में कार्यशील व्यक्तियों की कमी हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं हो पाता, जिससे उस समाज की आर्थिक दशा गिरने लगती है। फलस्वरूप परिवार छोटे छोटे होते चले जाते हैं, जिसका अंतिम परिणाम सामाजिक और हमारे पारिवारिक संबंधों के रूप में दिखाई देता है। ऐसे ही जैसे हम बात करें एक देश से दूसरे देश के प्रति हस्तांतरण होता है तो भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो शरणार्थी सिंध और पाकिस्तान से आए, उन्होंने हमारी सामाजिक संस्थाओं परंपराओं में परिवर्तन किया। जनसंख्या की वृद्धि के साथ बेकारी भी बढ़ती है। बेकारी के साथ पारिवारिक तनाव, सामाजिक विघटन की संभावनाएं भी हम देख सकते हैं। बेकारी के समाधान हेतु व्यक्ति महानगरों में जाता है, जहां उसे संस्कृति भिन्न दिखाई देती है। इसी तरह जनसंख्या में लिंगानुपात भी असंतुलित हो तो सामाजिक परिवर्तन देख सकते हैं। जैसे पुरुषों से अधिक स्त्रियों की संख्या होगी तो वहाँ बहुपत्नी विवाह प्रारंभ हो सकते हैं, और यदि स्त्रियों की संख्या कम और पुरुषों की अधिक है तो वहाँ बहुपति विवाह प्रारंभ हो सकता है। दूसरे अतिरिक्त जनसंख्या के अधिक से बीमारियों की भी अधिकता हो जाती है, जिससे मृत्यु दर बढ़ जाती है, परिवार विघटित हो जाते हैं। जनसंख्या में अधिकता से उत्पन्न गरीबी कारण भिक्षावृत्ति, बेकारी, अन्य सामाजिक समस्याएं हम देख सकते हैं। अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। ये केवल जनसंख्या ही है जिसने हमारे धार्मिक सामाजिक विश्वासों में परिवर्तन कर नई सामाजिक परिवर्तन को दिशा प्रदान की है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समाज में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है जो उसकी दशा व दिशा दोनों को निर्धारित करता है। कि उसमें किस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं हम देखेंगे, ये भी जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसी तरह हम बात करें प्राणी शास्त्रीय कारक की। प्राणी शास्त्रीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निश्चित करता है, अर्थात व्यक्ति का क्या स्वास्थ्य स्तर होगा, ये प्राणी शास्त्रीय कारकों के द्वारा निर्धारित होगा। जैसे भारत ने 1981 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मृत्यु दर जो पूर्व में 15.7 प्रति हजार थी, वह घटकर 14.8 रह गई। इसी प्रकार बाल मृत्यु दर जो 135 प्रति हजार से घटकर 127 प्रति हजार रह गई। ये जैविकीय कारक हैं। जिस देश में औसत आयु कम होती है वहाँ विधवा विवाह के रूप में सामाजिक परिवर्तन आने की संभावना रहती है, तथा समाज में स्त्री की परिस्थिति और बच्चों का समाजीकरण प्रभावित होता है। प्राणी शास्त्रीय कारकों पर यह भी निर्भर करता है कि किसी समाज या देश में लड़कियां अधिक होंगी अथवा लड़कियां।
अतः उसी के अनुरूप विवाह, बहुपति बहुपत्नी विवाह उस समाज में हम देख सकते हैं। यानी प्राणी शास्त्रीय कारक जनसंख्या की गति को निर्धारित करते हैं। जनसंख्या की न्यूनता अधिकता पर निर्भर करता है कि उस समाज में कैसी संस्थाएं होंगी, जैसे क्लब होंगे, स्कूल, बाजार, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस तरह की होंगी। तो इस तरह से प्राणी शास्त्रीय कारक भी जन सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारक है प्रौद्योगिकी कारक। यदि वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे मुख्य कारक है प्रौद्योगिकी कारक, क्योंकि पिछले 5 शताब्दियों के बाद जो भी परिवर्तन हुआ है वो प्रौद्योगिकी के कारण हुआ है। प्रौद्योगिकी के कारण नए कारखाने खुलते हैं, नगरीकरण होता है, परिणाम स्वरूप नई व्यवस्थाओं का विकास होता है, नई संस्थाओं का जन्म होता है। मैकाइवर पेज तो लिखते हैं कि जब किसी भी नई मशीन का आविष्कार होता है तो वो अपने साथ सामाजिक जीवन में एक नए परिवर्तन को लाती है। ऑर्बन ने केवल एक रेडियो के आविष्कार के कारण 150 परिवर्तनों की चर्चा की। यानी मशीनों के बढ़ने से समविभाजन हो जाता है, नगरों का विकास होता है, दुर्घटनाएं तेजी से होने लगती है, सरस जीवन यंत्रों पर निर्धारित हो जाता है। स्पाइसर ने तो अपनी पुस्तक में ऐसे अध्ययनों का उल्लेख किया है जिसने ये सिद्ध किया है कि एक छोटे यंत्र के आ जाने से भी समुदाय में व्यापक और अनपेक्षित परिवर्तन हम देख सकते हैं। समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारत में प्रौद्योगिकी के कारणों से इतने अधिक परिवर्तन हुए हैं कि उन सभी पर अभी ठीक से अध्ययन भी नहीं हो पाया है। इस बात को स्वीकार करते हुए बोटोमोर ने कहा कि भारत में अनेक प्रक्रियाएं एक साथ गठित हो रही हैं। औद्योगिकी विकास की योजनाबद्ध कार्यशीलता तथा उसके साथ ही कृषि संबंधी जो अर्थव्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण योजनाएं लागू हुई हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अवांछित अनपेक्षित परिवर्तन भी दिखाई देते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिकरण तथा नवीनीकरण से उत्पन्न होते हैं। इन विराट परिवर्तनों का समाजशास्त्रियों द्वारा विश्लेषण करना तो दूर रहा, अभी तक उनका वर्णन भी नहीं किया जा सका। ममफोर्ड ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि हमारे युग का नवीनतम और व्यापक तत्व पूंजीवाद नहीं बल्कि यंत्रीकरण है, जिसका परिणाम पूंजीवाद के रूप में हम देखते हैं। और हमें ये विदित है कि यंत्रीकरण से हमारे जीवन विधि को, विचार पद्धति को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। अतः प्रौद्योगिकी के कारणों से दूरी पर विजय पाकर, जीवन को सुखद बनाकर, शहरों का विकास कर, जीवन के प्रत्येक कार्यों में यंत्र की उपयोगिता सिद्ध कर सारे सामाजिक परिवर्तन को, जीवन को परिवर्तित कर दिया है। जैसे तकनीकी व्यवस्था की भारत में देखें तो उसने अनेक संस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन, ग्रामीण समुदाय, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रथा, स्त्री की स्थिति, ये आज तक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आज जीवन इतना यंत्रवत होता जा रहा है कि समाजशास्त्र ने ये शंका व्यक्त की है कि यांत्रिकता कहीं हमारी मूलभूत संस्थाओं जैसे विवाह, परिवार आदि को ही नष्ट नहीं कर दे। इसमें दो राय नहीं है कि समस्त परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी औद्योगिकरण की प्रक्रिया, बढ़ते हुए श्रम विभाजन और बड़े पैमाने पर औपचारिक संगठनों के विकास के मूल में प्रौद्योगिकी ही कारक है जो हमें परिवर्तित रूप में दिखाई देती है। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी को माना गया है, जिसके द्वारा हम इन 5 दशकों में परिवर्तन देख रहे हैं। एक अंतिम परिवर्तन कारक जिसकी चर्चा करना भी आवश्यक है वह है सांस्कृतिक कारक। यानी सांस्कृतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक जीवन को सांस्कृतिक जीवन से हम अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना सांस्कृतिक जीवन के समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। हमारे आदर्श, विश्वास, धर्म, प्रथाएं, संस्थाएं, रूढ़ियाँ आदि हमारे सांस्कृतिक जीवन का ही प्रतिबिंब है। इनकी बिना न तो अंतःक्रिया हो सकती है, न ही हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए संस्कृति द्वारा निश्चित विवाह की पवित्रता की भावना बदल दी जाए तो क्या परिवार नहीं टूटेंगे? क्या पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन के स्वाभाविक संबंध रह सकेंगे?
उनका समाजीकरण सामाजिक संस्थाओं को उत्पन्न करने की दिशा में नहीं ले जाएगा। निश्चित रूप से विवाह भी की पवित्रता की भावना हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से ही जुड़ी हुई है। संस्कृति यह निर्धारित करती है कि कैसा समाज होगा, उस समाज में किस तरह की प्रगति होगी। संस्कृति जनसंख्या, तकनीकी, उद्योग धंधों के प्रसार की दिशा निर्धारित करती है। भौतिक संस्कृतियों के परिवर्तन आने से समाज में परिवर्तन हो सकता है। भौतिक संस्कृति, इसके अतिरिक्त धर्म सामाजिक परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करता है। धर्म समाज के व्यवहार को नियंत्रित करता है। धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन आने पर हम समस्त समाज में परिवर्तन देख सकते हैं, या कार्य विधियों, व्यवहार, प्रतिमान, संस्थाओं में परिवर्तन हम देख सकते हैं। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन एक चीज़ नहीं है, जैसा कि हमने इसके बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, किंतु सांस्कृतिक परिवर्तन का सामाजिक ढांचे पर असर काफ़ी प्रभावी प्रतिफलित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि अनेक कारणों में से संबद्धता होती है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती है। चाहे वो जैविकीय कारक हो सकता है, भौतिक वातावरण संबंधी कारक हो सकता है, जनसंख्यात्मक कारक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारक हो सकता है, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभी सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए आवश्यक है। अधिकतर ये इस बात पर निर्भर करता है कि विवेच्य परिवर्तन की प्रकृति क्या है, यानी परिवर्तन का मूल कारण कौन सा है। इसके द्वारा हम सामाजिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। आज हम यहीं तक चर्चा को समाप्त करते हैं। अगली चर्चा में हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के साथ सामाजिक उद्विकास किसे कहते हैं और सामाजिक प्रगति में क्या संबंध है। धन्यवाद।